सभी सीटीईटी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से हमारे चैनल 72 पायनियर फॉर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग जो है सीटीईटी पेपर 2 एसएसटी सोशल साइंस के 16 फरवरी 2014 के पेपर पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो चर्चा की थी वर्ष 2013 के पेपर पर की थी, जिसमें एक ही पेपर हुआ था और मैंने आपको बताया था कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। वहाँ 1 से 40 तक के जो क्वेश्चन हैं वो जुलाई 2013 के थे और 41 से 60 के क्वेश्चन ये 16 फरवरी 2014 के टाइप हो गए थे। तो आज जो 41 से 60 के क्वेश्चन जो 2013 के छूट गए थे वो यहाँ पर पूरा करके उसको पूरा कर दिया गया है। तो आज का पेपर थोड़ा सा लंबा है और पेडागोगी ज़्यादा है। तो अपने क्वेश्चनों पे हम लोग चलते हैं और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। तो भाई ये देश का मामला है और देश से बाहर का मामला है, तो ये वाला जो है केंद्र सरकार का आएगा। फिर है 1000 रुपये के नोट का नया डिज़ाइन लागू करना। तो आपको पता है नया डिज़ाइन लागू कौन करता है? हमारे भारत में नया डिज़ाइन आरबीआई लागू करता है। और उसके बाद जो दूसरी बात है, आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है, यानी वो केंद्र सरकार से ऑपरेट होता है, तो ये भी केंद्र सरकार का है। फिर लिखा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, ये भी केंद्र सरकार का कार्य है। तो ये तीन जो हैं वो केंद्र सरकार के हैं। और यहाँ जो चौथा ये जो है ये 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, ये जो सूचियाँ होती है समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, तो ये दोनों का मिलकर है। अब जो बाकी ऊपर वाले अपने उसके हैं क्या कहते हैं केंद्र सरकार के, तो ये अंतिम ऑप्शन जो है हमारा यही हमारा राज्य सरकार के बीच में आएगा, जो कार्य में आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा विद्यालय छोड़ने की दर सबसे अधिक है। पहला है लड़कियों के लिए अलग विद्यालय नहीं मिलने के कारण। दूसरा है शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वाले को मिलने के कारण। तीसरा है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। चौथा है गरीबी और सामाजिक भेदभाव। तो सबसे बड़ा कारण जो दलित और आदिवासी जनता के लिए है वो है गरीबी और सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव में उनको छोटा दिखा दिया जाता है और गरीबी तो वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उन्हीं के चलते वो उनकी विद्यालय में जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं बगल में है, उसके बाद उनको और दूसरे काम में लगा दिया जाता है। और उनका जो पूर्व लैंगिक पूर्वाग्रह है कि महिला जो वर्ग है लड़की है वो घर के कार्य के लिए बनी है, न कि दूसरे काम के लिए, वो भी एक सामाजिक भेदभाव है कि काम करने तो लड़के ही जाएंगे, तो इसको पढ़ा के क्या करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलना है। अब हमारा प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? पहला है लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, यानी अपनी साइड में गाड़ी चलाना, ये तो एक सामाजिक ही है, समाज के लिए, सभी के लिए। पानी की प्रत्येक बूंद बचाना चाहिए, तो ये भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि व्यक्तियों से परिवार, परिवार से समाज बनता है। अतिथि देवो भव, ये भी सभी के लिए लागू होता है। और चौथा लिखा है जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये एक ब्रांड का ऑफर है जो LIC एक सरकारी कंपनी है, उसका जो है टैगलाइन है कि LIC जीवन के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। पहला है लैंगिक संवेदनशीलता, दूसरा है पीने का पानी, तीसरा है हत्याएं, चौथा है भवनों को गिरना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन जाएगा वो है पीने का पानी, जिसके ऊपर मीडिया ध्यान नहीं देती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। पहला क्वेश्चन है न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। दूसरा है न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। तीसरा है शक्तियों का पृथक्करण। और चौथा है एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन होता है।
तो मैं आपको बता दूं कि शक्तियों का बंटवारे को करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अब जब ये हमारा अलग है तो तीनों फिर सही है। आपको बताइए न्यायाधीशों का सेवा काल भी निश्चित होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक। फिर लिखा है न्यायाधीशों की नियुक्ति बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के होती है, ये भी सत्य है। और एक बार किसी के नियुक्त होने के पश्चात उसको हटाना मुश्किल होता है, ये भी सत्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित D.K. बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है। पहला विकल्प है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। दूसरा है किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां। तीसरा है कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना। चौथा है विद्यालयों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। तो मैं आपको बता दूं D.K. बासु दिशा निर्देश में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने और उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीकों के बारे में बताया गया है, जिसके लिए निर्देश देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। पहला है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। दूसरा है समानता के अधिकार में प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। फिर लिखा है समानता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। और चौथा है जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार है। तो जो ये सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 का मामला है, ये सर्वोच्च न्यायालय में इसने डिसीजन दिया था कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार इसमें शामिल है, जो कि हमारे विकल्प 4 में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 8 है वर्तमान विद्यालय आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता। पहला लिखा है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना। भाई आज जो हमारे वर्तमान काल में स्कूल चल रहे हैं उसमें शिक्षार्थी ही केंद्र है, न कि शिक्षक है, यानी शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को तो ध्यान में रखा ही जाता है। ठीक है। दूसरा है एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों तथा अभिभावकों के बीच सौहार्द। तो आजकल पीटीएम होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, जिसमें शिक्षार्थी के बारे में पूरी चर्चा होती है। फिर तीसरा है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल। सारी चीज़ें पाठ्यचर्या के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार एक निश्चित समय पर पूरा किया जाने पर भी बल दिया जाता है। चौथा है अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल दिया जाता है, नहीं, अब अधिगम के शैक्षिक पक्ष के साथ साथ अब जो बल दिया जाता है वो आपका मनोवैज्ञानिक पक्ष पर भी दिया जाता है और सामाजिक पक्ष पर भी दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 9, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। कि क्या बताना चाहिए? जैसे कोई नया टॉपिक मैम पढ़ाना चाहती है या सर पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें अपने विद्यार्थियों को क्या बता देना चाहिए, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य होना चाहिए। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, अगर उनके पूर्व में जो अनुभव होना चाहिए तो फिर उनको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर कह रहा है आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा या नहीं होगा, ये भी नहीं है। फिर लिखा अंतिम परिणाम इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में है, ये भी नहीं होगा। जब हम नया कार्य देने के लिए प्रक्रिया के तहत शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को उसके अधिगम उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य है,
ताकि उस कार्य को शिक्षार्थी पूरे मनोयोग से करे कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या काम आएगा। इस बात की जानकारी बच्चों को हो जाएगी तो उनका इंटरेस्ट जो है, उनकी रुचि जो है वो उसको प्राप्त करने में लग जाएगी और रुचिपूर्ण तरीके से वो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 10, 8वीं कक्षा के 4 छात्रों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणी की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। क्या हुआ, कुछ व्यर्थ सामग्री थी जिससे कुछ बनाने के लिए शिक्षक या शिक्षिका ने उनसे कहा और कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अच्छा कौन है। पहला लिखा है थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है। दूसरा कह रहा है कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तीसरा है अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है। चौथा कह रहा है शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। देखो, अगर रचनात्मक की बात कर रहे हैं तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। और तीसरा है वो अधिकांश समय कल्पना कर सकता है, कल्पना करता रहेगा तो रचनात्मक क्या करेगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कौशल से परिपूर्ण, यानी कि स्किलफुल होगा वो, है ना। फिर लिखा है व्यर्थ सामग्री जो थी उसको उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रख लेगा, वही सबसे अधिक रचनात्मक बालक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। पहला लिखा है विषय आधारित कार्य में। दूसरा लिखा है यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो। तीसरा लिखा है यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो। चौथा लिखा है कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करना हो। तो यहाँ पर हम जाएंगे। पहली बात तो जो परियोजना कार्य हमारे लिए उपयोगी होते हैं वो विषय आधारित कार्य होते हैं जिन पे हमें परियोजना बनानी चाहिए। और सामाजिक विज्ञान है तो कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए हमारा जो है परियोजना कार्य सही है। तो यहाँ पर 1 और 4 जिस ऑप्शन में आ रहे हैं वो हमारा पहला ऑप्शन है कि सामाजिक विज्ञान की परियोजनाएं विषय आधारित तथा अपने परिवेश के हिसाब से सामूहिक होती है तथा परिवेश बालक का विद्यालय कक्ष और उसका घर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 12, सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि। अब सामाजिक विज्ञान में जो शिक्षक हैं उनकी भी इफिशियंसी क्रिएट करने वाले प्रोग्राम जो है वो क्यों अनिवार्य है। पहला है अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। भाई ऐसा तो कोई नहीं होता, अध्यापक तो वैसे ही व्यस्त है अपनी क्लास को लेने में, जितना उसका समय है उसके क्लासेज ही होते हैं, तो उसको व्यस्त रखने की ज़रूरत क्या है। दूसरा है उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणा और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की ज़रूरत है। जैसे आज आप नए टीचर बनेंगे, अभी आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कल आप सीटेट पार कर जाएंगे, आप जो भी मानक है, जो भी परीक्षाएं और अगले इंटरव्यूज़ पार करेंगे, केंद्रीय विद्यालय वगैरह हैं तो इन सब में जब आप पार कर जाएंगे फिर भी आप एक स्टूडेंट की सोच में ही रहेंगे। इसीलिए सीटीईटी की परीक्षा होती है जिसमें टीचर का पेपर होता है, न कि एक स्टूडेंट का। एज ए टीचर आपको सोचना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी अवधारणाएं, जिन घटक को समझना हमारे लिए कहा गया है सीखना पूरे जीवन भर होता है। तो शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरी है। तो यहाँ पर जो विकल्प हमारा 2 है वो जरूरी हो जाएगा कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है इसीलिए जरूरी है ताकि जो विभिन्न घटक है उनके कॉन्सेप्ट्स है, जो टीचिंग मेथड्स है, उनमें और स्पष्टता की ज़रूरत होती है। इसीलिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 13, सामाजिक विज्ञान के किसी कक्षा में निम्नलिखित में से
कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? पहला है सर्वेक्षण परियोजना, दूसरा है विषय पर समूह में चर्चा, तीसरा है कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुति, चौथा है निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमें ये पता करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी क्षेत्र की स्थिति का जो है सर्वेक्षण करेंगे, एक सर्वेक्षण प्लानिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कल तक यहाँ पर जंगल थे, वहाँ आज बड़े बड़े मार्ट बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन रही है। तो इस तरीके से जो खुले क्षेत्र थे वो लुप्त हो रहे हैं। ये सर्वेक्षण से ज़्यादा उनको समझ में आएगा कि क्यों लुप्त हो रहे हैं और कैसे लुप्त हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया है? देखो, अभी जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने वाली है, जिसको लमसम लागू करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो फिर वो इस शिक्षा नीति 1986 का स्थान ले लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किसके लिए एकीकृत शिक्षा विकसित करने का सुझाव दिया था? पहला है विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए, दूसरा विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए, लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए, शहर हो गया यहाँ पे मिस्टेक है, और चौथा है मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। तो मैं आपको बता दूं, लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा तो चल ही रही है और विकलांगों के लिए विशेष स्कूल पहले से भी चल रहे थे, लेकिन अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 चाहती थी वो एकीकृत कार्यक्रम जो है, विकलांग जो बच्चे हैं उनको जो रेगुलर स्कूल्स चलते हैं उनमें एडमिशन के लिए, उनमें उनको पार्टिसिपेट कराने के लिए, ताकि उनको ये न लगे कि हम कमज़ोर हैं। अगर वो अपने ही जैसे लोगों को देखते रहेंगे तो वो मानसिक रूप से भी उस क्षति से बेकार हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में असक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वो दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट कर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? पहला है विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें, उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें, और दूसरा है एक पत्र तैयार करें, इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन भागों में सुधार करने की ज़रूरत है। तीसरा है शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसमें सामग्री जोड़ें और वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्यों से संबंधित है। चौथा है विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों और वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। तो मैं आपको बता दूं कि पहले उसको ये करना चाहिए कि विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें जिनसे हम अपने विषय से संबंधित टॉपिक ले सकते हैं, और जब उन दोनों टॉपिक में समानताएं ढूंढेंगे तो हमें जो है हमारे उस विषय पर लिखने में जो अक्षमता हो रही है, जो क्षमता नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों को कंपेयर करने के बाद जो सिमिलरिटी आएगी वो उस विषय पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीति विज्ञान में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है? पहला है चार्ट, दूसरा है कहानी बोर्ड, तीसरा है घटनाक्रम और चौथा है ग्राफ। तो ऐसी दशा में कहानी बोर्ड उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से शिक्षार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक बल दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 17, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को, पहला है विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तथा इनमें अंतर संबंध रखना
चाहिए। दूसरा है सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्रित करने, प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। तीसरा है सामाजिक मुद्दे और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। चौथा है केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। भाई ध्यान तो ज़्यादा दे रहे हो और उन समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हो, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। फिर कहला है सामाजिक मुद्दे और उनके समाधान की व्यापक जानकारी। भाई उनके समाधान की जानकारी देनी नहीं है, वो समाधान की जानकारी, सामाजिक मुद्दा हल अलग हो सकता है, उसके लिए उनको क्रिएटिव बनाना है। फिर दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा था सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताएं जिनसे हम परिचित हैं, सु यानी कि अच्छे तरीके से सामाजिक वास्तविकताओं, उनके बारे में गहन अध्ययन की जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने कि विद्यार्थी हमसे उसमें प्रश्न पूछे, और जब वो प्रश्न पूछेंगे और उनके जवाब उनको मिलते जाएंगे तो विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ती जाएगी। तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री इसी तरीके की होनी चाहिए ताकि जो आदमी में नीरसता पैदा हो जाती है सामाजिक विज्ञान पढ़ते समय, वो नीरसता पैदा ना हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा प्रश्न संख्या 18, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए पहला कार्य पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं विशेषतः भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। दूसरा कह रहा है क्षेत्र के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावनाओं को प्रोत्साहन मिले। तीसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री होनी चाहिए। तो चौथा ऑप्शन कह रहा है स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। बिल्कुल सत्य, यही चौथा ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 19, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। दूसरा है ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार ना कर सके। तीसरा है टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। फिर चौथा, प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात है कि अध्यापकों को केस स्टडी करने के लिए कहना चाहिए और उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। जैसे हम लोग सानिया मिर्जा की बात कर लें, वो एक लड़की है और उसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें पूछेंगे जिसमें जहाँ लड़कों से ज़्यादा लड़कियां भी अच्छी है, यानी कि लड़के जितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं उतना लड़कियां भी कर सकती है। इसके लिए समाज में उन लोगों के लिए स्थान बढ़ेगा और वो लोग उनसे संबंधित अच्छे उदाहरण भी मांगेंगे, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर विकल्प 1 की तरफ हम जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे पहली बात शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने, इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। दूसरा है विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जाएगा, ये तो कभी नहीं हो सकता। तीसरा है विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी मिल सकेगी। भाई इसके आगे भी काम करना है। फिर लिखा है विद्यार्थियों का इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद कराया जा सकेगा, ये भी नहीं है, रटना मना है। यहाँ पर हम जो जाएंगे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझेंगे और समझने के बाद उस पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए उनको स्वतंत्रता दी जाएगी। तो उनमें जो सुधार होंगे उनको समझ विकसित होगी कि क्यों नहीं है और क्यों हैं,
और क्या किया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 21, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे पहला, प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, दूसरा, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इनके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। देखो, प्राकृतिक संसाधन और तीसरा भी पढ़ लेते, भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके। चौथा है, विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। जो सबसे पहली बात जो कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति, अगर हम अधिकतम प्राप्ति कर चुके होंगे तो प्राकृतिक संसाधन एक समय में खत्म हो जाएंगे और उनके उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने से कुछ नहीं होगा। उन संसाधनों का अधिकतम हमें ज्ञात होना चाहिए कि अधिकतम हमारे पास है कितना और उसके हिसाब से उसका दोहन करना चाहिए। फिर दूसरा देखो, साथ ही में कह रहा है ऑप्शन, पर्यावरणीय चिंताएं, यानी कि जो भी हम प्रकृति से दोहन करते हैं उससे पर्यावरण पर असर पड़ता है और उस पर्यावरण पर जो असर पड़ता है उसके संरक्षण के बारे में हम लोग जानें, उसका आलोचनात्मक अध्ययन करें ताकि हम प्राकृतिक संसाधनों का संयमित रूप से उचित तरीके से उपभोग करें ताकि वो लंबे समय तक चले और अगली जनरेशन को भी वो चीज़ देखने को मिले। अगर ज़्यादा दोहन होगा तो आगे चलकर हमारे से 2 पीढ़ी आगे वो ये भी नहीं जान पाएंगे कि पेट्रोल क्या था, एक लुप्त पर्याय पद हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। पहला विकल्प है, ऐसे तरीके जो रचनात्मकता और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को पढ़ाते हैं। दूसरा, ऐसे उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो। तीसरा, ऐसी रणनीतियां जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद रखने में सहायता करती है। तो याद रखना और कंठस्थीकरण हमें कभी भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इजाज़त नहीं देती है। चौथा विकल्प है कि मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता। देखो, ये याद वाला शब्द है ना और कंठस्थीकरण वाला शब्द है, ये 2 शब्द आप ठीक कर लेते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें ये ऑप्शन मिलेंगे और याद करना और कंठस्थीकरण करने के लिए साफ NCF 2005 मना करता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला विकल्प है, ऐसे तरीके जो रचनात्मक हो, क्रिएटिविटी हो और जो आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को पढ़ाते हैं ताकि हम उन पे सही से ध्यान दे सके। क्या कमियां हैं वो आलोचना कहलाती है और उसके बाद उसको ठीक करने की क्षमता हमारे अंदर आ सके। इस तरीके से शिक्षण पद्धति संसाधनों के बारे में होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का प्रमुख लक्ष्य होता है। जो हमारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा का ढांचा है उसका प्रमुख लक्ष्य क्या होता है। पहला है, आत्मसंयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना। दूसरा है, विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने योग्य बनाना, यानी विचार करने योग्य बनाना। योग्य निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना। और चौथा है, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना, कि विद्यार्थी उस समाज के बारे में पढ़े और उस समाज में पढ़ने के बाद वो स्वतंत्र रूप से अपने आप से उसकी सोच ऐसी हो जाए कि वो खुद अपना डिसीजन निकाल सके। इस दशा तक शिक्षार्थी को, टीचर को उसकी सहायता करनी है, उसके लिए सुविधादाता बनना है। तो यहाँ पर विकल्प 4 के लिए हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 24, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता कहलाती है। पहले हम किसी चीज़ को बड़ी को लें और बड़ी को लेने के बाद इसको ऐसे डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करना और फिर इन चारों बिंदुओं का संबंध इससे निकालना, तो इसको हम लोग कहते हैं विश्लेषण करना, स्मरण करना, बोध करना, प्रयोग करना।
जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं और बांट करके समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी 69,000 वैकेंसी चल रही है जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी इस तरीके से सीटों का बंटवारा हो रहा है, फिर कुल सीटों से उसका संबंध निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है एनालिसिस, जिसपे हम विश्लेषण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 25, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है उनमें शिक्षार्थी जो अपना समय स्पेंड करते हैं, उस समय स्पेंड को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला है, विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कह दे, तो जब उनको बात ही नहीं समझ में आएगी नया विषय पढ़ के क्या करेंगे। दूसरा है, नई विषय सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। और तीसरा कह रहा है, कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाई, पढ़ाई और समय सारणी लागू की जाए। और चौथा कह रहा है, मूल विषय में प्रति सप्ताह कम से कम 2 बार गृह कार्य दे। तो यहाँ पर जो है, जो कक्षा की गतिविधियाँ हैं तथा उनका संक्रमण काल के लिए योजनाएं बनाई जाए और पढ़ाया जाए, वो समय सारणी उसके लिए लागू की जाए। ठीक है, अगले बिंदु के लिए चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। तो प्रेरक अधिगम जो है निपुणता अधिगम के विपरीत है, संरचनात्मक प्रशिक्षण के विपरीत है, अनुरूपण यहाँ पे होना चाहिए अनुरूपण, और अनुरूपण का मतलब होता है नकल करना। और चौथा है प्रतिपादक शिक्षण। तो प्रेरक अधिगम जो है प्रतिपादक शिक्षण के विपरीत है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। पहला है, चिंतन के सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो। भाई, अगर पूछताछ करने और समस्या समाधान को सीमित कर देगा, ऐसी कड़ियाँ निकाल देंगे तो क्या होगा आप भी जानते, वो निरर्थक हो जाएगा। दूसरा है, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। भाई, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि उनको किसी भी विषय को बहुत आराम से पढ़ाना चाहिए ताकि सभी समझ सके। दूसरा कह रहा है, समूह वयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। चौथा कह रहा है, चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थियों के साथ निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हैं। ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए ताकि हर विद्यार्थी आराम से उस प्रत्येक अधिगम के हिस्से में पूर्ण रूप से भाग ले सके, अपनी भागीदारिता सिद्ध कर सके और सीख सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम को निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाना जाता है। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा असहयोग आंदोलन, चौथा है स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप भारत में स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था और यह आंदोलन पूरे भारत में चलाया गया था। इस समय आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया था जो स्वदेशी आंदोलन के रूप में ही चलाया गया था। तो बंगाल विभाजन की घटना कब हुई थी? 1905 में हुई थी बंगाल विभाजन की घटना। तो यानी कि जो ये स्वदेशी आंदोलन है उसी के करीब चलाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? पहला है ताराबाई सिंधे, दूसरा है रामसुंदरी देवी, तीसरा है पंडिता रमाबाई, चौथा है बेगम रोकेया। तो ताराबाई सिंधे द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का
लेखन किया गया था? तो लैंगिक भेदभाव पर यानी सामाजिक रूप से उस पुस्तक को लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? पहला, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए। भाई शिक्षित तो पहले भी भारत में हो रहे थे, वो वैदिक सभ्यता से हो रहे थे। दूसरा है भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, ये हो सकता है। फिर है संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए। और चौथा है लोगों के नैतिक चरित्र सुधारने के लिए। क्या अंग्रेजों के आने के पहले हम लोगों में नैतिकता नहीं थी? ये भी नहीं है। भारतीयों को कंपनी के प्रति, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी BIC, तो उसके प्रति वफादार बनाने के लिए उनको क्रिश्चियन शिक्षा लागू करना चाहते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब है 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन हुआ? पहला ऑप्शन है भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद के लिए बड़ा बाजार बन गया। दूसरा, भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। तीसरा, भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। चौथा, भारत में ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराए। तो सबसे बड़ा ये हुआ था कि ब्रिटेन जो अपने उपनिवेशिक देशों से कच्चा माल उठा लेता था उसको बेचना भी होता था। तो औद्योगिकरण की क्रांति के बाद उसके बाद अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो मार्केट मिला वो भारत उसको बहुत बड़ा बाजार के रूप में मिल गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकादारों जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? पहला स्थायी समझौता, दूसरा है पट्टीदारी समझौता, तीसरा रैयतवाड़ी समझौता, चौथा है महालवाड़ी समझौता। मैं आपको बता दूं कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लगाई गई थी, जिसमें कंपनी तथा जमींदारों के बीच भू राजस्व का समझौता हुआ था। और इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया था और इस व्यवस्था को तालुकादारी व्यवस्था, इस्तमरारी जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त और मैंने आपको नाम बताया तालुकादारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आगे चल के नाम दूसरा आ जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप ध्यान रखें ये तीनों शब्द की तालुकादारी, इस्तमरारी, जमींदारी, ये चौथा स्थायी समझौता और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो आपको पता ही होगा कि 1857 की क्रांति में जो बेगम हजरत महल हैं उन्होंने लखनऊ से जो है अपना संघर्ष किया था, यानी कि लखनऊ से उन्होंने इसका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया या हस्तांतरित कर दिया गया? जब ब्रिटिश क्राउन ने देखा कि जो कंपनी है उसके शासन करने में जो है भारतीयों का शोषण ज़्यादा हो रहा है और इस तरीके से हम ज़्यादा दिन इन लोगों को उपनिवेश बना के नहीं रख पाएंगे, तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने का काम छुड़वा दिया और वहाँ से कुछ 15 सदस्यों की समिति बनाई गई और उनके हाथ में शासन दे गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापार करने वाली कंपनी रह गई और ऐसा किया गया 1858 के एक्ट से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 35, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? पहला पानी लाने वाले, दूसरा अनिवार्य सेना के सदस्य, तीसरा है बलात मजदूर, चौथा है बागान में काम करने वाले मजदूर। मध्यकालीन भारत में पाइक सेना के पैदल सैनिकों को कहा जाता था जो सेना के अनिवार्य सदस्य भी होते थे, यानी पैदल चलने वाले। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है मनीग्राम और नान देशी निम्नलिखित में से क्या थे? पहला है चोल शासक की
प्रशासनिक इकाइयाँ, दूसरा है ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, तीसरा है चोल काल के प्रसिद्ध शहर, और चौथा है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। तो ये मणिग्राम जो है व्यापारिक श्रेणी आंतरिक व्यापार करती थी, जबकि नान देशी व्यापक श्रेणियाँ विदेशी व्यापार करती थी। तो ये जो है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे, ये जो है इंटर स्टेट वर्क करते थे और ये विदेशों से व्यापार करते थे, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए कुछ कथनों, स्थानों तथा वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य हमें मिले। तो यहाँ पर हम लोग पीछे जो बात कर चुके हैं वो बुर्ज होम की कर चुके हैं, और बुर्ज होम सभी को पता होगा कहाँ पर है, कश्मीर में। और जो चिरांद है, चिरांद आपने शब्द सुना ही होगा, तो वो है बिहार में। ठीक है, और कोलिडवा जो है वो आपने सुना होगा, किसी खान के लिए प्रसिद्ध है, वो है उत्तर प्रदेश में, और जो हालुर है वो है आंध्र प्रदेश में। तो यानी पहले नंबर पे हमारा 4 आएगा, ऑप्शन में देखें 4 केवल पहले नंबर पे इसी में है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 38, ऋग्वेद में गंगा और यमुना का कितनी बार नाम आया है? तो 12 बार, 1 बार, लगभग 1000 बार, और फिर डी ऑप्शन 100 बार। तो मैं आपको बता दूं, गंगा और यमुना का जिक्र ऋग्वेद में केवल 1 बार है, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था उस समय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? पहला है, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सभी कुछ त्यागना होता है। दूसरा, अधिक पाने की निरंतरता इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। तीसरा, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो गृह त्याग देते हैं। चौथा, इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। देखो, जो बुद्ध थे और जो महावीर थे, दोनों के गृह त्याग की घटना हुई थी, दोनों में सिमिलरिटी जो मेन है, तो केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक ने कैवल्य की प्राप्ति की, एक ने बोध की प्राप्ति की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से। ये बात किसने कही थी? पहला है घासीदास, दूसरा ज्योतिबा फुले, तीसरा श्री नारायण गुरु, चौथा हरिदास। तो ये बात जो है ज्योतिबा फूले ने कही थी, जो महाराष्ट्र के समाज सुधारक हैं, जिन्होंने नीची जाति के लिए, हितों के लिए बहुत सारे प्रयास किए, और इनके बारे में यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ध्यान रखें, लाइन से पूछने वाला काम तो अदर टेट में भी होता है, तो आप अपने आप को इस लाइन को ध्यान रख लें और अपने पास नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि अगले यूपी टेट वगैरह में ये आ जाए। ठीक है, सी टेट में तो रिपीट होने का बहुत कम चांस रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 41, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? पहला, भूकंप, दूसरा, भारत की प्रमुख फसलें, तीसरा, भारत में पाए जाने वाले खनिज, चौथा, पृथ्वी की संरचना। तो अगर वो फसलों पर चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी हो सकता है, और उसमें जो हम गहन अध्ययन कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी होती है, तापमान क्या है, वर्षा क्या है, खरीफ, रबी, जायद, व्यापारिक, जीवन निर्वाह, और इस तरीके से पहले कृषियों के प्रकार, फिर फसलों के प्रकार, उनके लिए एटमॉस्फियर, जैसा कि यूपी टेट में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और यहाँ पर भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये फसल किस में और किधर आएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा प्रश्न है, वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्न में से क्या कहलाता है? देखो, वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर क्या कहलाता है? तो अवलोकन योग्य जब हम तथ्यों को इकट्ठा करते हैं तो वो यहाँ पर लिखा है तड़का, ये होना चाहिए तर्कणा।
ठीक है, लॉजिक कहलाता है। सारे हम लोग लॉजिक लगाते हैं, जो हमारे पास तथ्य होते हैं और उन लॉजिकों के हिसाब से हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। जैसा अभी 69,000 वैकेंसी में सब लोग कह रहे थे कि बराबर पास हो जाए तब भी ठीक है, लेकिन सारे लॉजिक फेल हो गए और नया लॉजिक निकल आया कि दुगने पास हो गए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 43, विभिन्न देशों में भूमि को दर्शाने के लिए, भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? पहला फ्लो चार्ट, दूसरा है तुलनात्मक चार्ट, तीसरा है समय रेखा चार्ट और चौथा है वेन आरेख। तो उपयोग को दर्शाने के लिए हम उपयोगी और अनुपयोगी दोनों चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे। और उपयोगी में कहाँ कहाँ उपयोगी है, तो ये हमारा जो है तुलनात्मक कंपैरेटिव चार्ट जो होगा वो हम लोग यहाँ पे तैयार करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 44, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है या लिखती है। यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आता है? ज्ञान के, अवबोध के, अनुप्रयोग के, संश्लेषण के। तो यहाँ पर जो छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे, इसमें जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हमारा यहाँ पे आता है वो है कि वो समझ सकेंगे और लिखना, अवबोधन को उच्च स्तर पर बनाने का प्रयास करता है। तो अवबोध का मतलब होता है समझ, और यहाँ पे उनके अंतर्गत समझ विकसित होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं? पहला कह रहा है दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य। फिर दूसरा लिखा है विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण। तीसरा लिखा है किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील तथा लचीले विधि का प्रयोग। चौथा लिखा है अर्थपूर्ण तथा विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। तो यहाँ पर ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य को हम लोग बाहर कर देंगे और बाकी तीनों सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं न लिख करके इन्होंने लिख दिया किसके अतिरिक्त। अगर ठीक ठीक उत्तर दे रहा है तो वो क्रिएटिव बालक नहीं है, उसको उसमें सभी जितने स्रोत हैं उनको इकट्ठा करना है और समस्या हेतु कल्पनाशील भी रहना है और उस कल्पनाशील के अनुसार कार्य भी करना है और उस कार्य को करने वाली लचीली विधि होनी चाहिए और अर्थपूर्ण और विचारशील निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 46, एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी वह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं, जिसमें एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाली विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा या बीमार कर देगी, और एक छात्रा कहती है कि समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे? पहला, छात्रों को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भाई ये सब काम तो नहीं हो सकते। दूसरा है छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे जिससे वे स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। तीसरा कह रहा है इस विषय पर कक्षा में एक्शन रचनात्मक, यहाँ पे जो है एक संरचनात्मक, एक्शन नहीं है, एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगे। चौथा कह रहा है कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव करवाएंगे। भाई पक्ष विपक्ष में चुनाव तो देखो ऊपर जो आया रिजल्ट वही रह जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे और सभी छात्र जो है इस स्थिति पर विभिन्न प्रकार के साक्ष्य एकत्रित करेंगे और साक्ष्य एकत्रित करने के बाद उनका वस्तुनिष्ठ आकलन करेंगे कि क्या टावर लगना सही है या नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 47, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? इस पे चर्चा पहले भी हो चुकी है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, ये तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि अर्थ शास्त्र भी होता है। एक बार पीछे भी ये प्रश्न आ चुका है, यानी कि आप इसको महत्वपूर्ण प्रश्न की दृष्टि में रख सकते हैं।
ठीक है। इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र आपको पता है, और अर्थशास्त्र और होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त है? पहला, किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, फिर लिखा किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, फिर लिखा दो राजवंशों की तुलना करने में, फिर लिखा है प्राचीन भारत के शिक्षण में। तो मैं आपको बता दूं कि समय रेखा का मतलब होता है कि हर चीज़ को एक टाइम टू टाइम, कब आप पैदा हुए, कब आप बड़े हुए, क्या क्या हुआ, कौन कौन हुआ आपके परिवार में, आपका परिवार वृक्ष। तो इस तरीके से किसी राजवंश का अगर सारांश प्रस्तुत करना है तो वहाँ पर हम समय रेखा का उपयोग कर सकते हैं, और उपयुक्त भी है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। तो मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, कौशल से। तो मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना एक कौशल होता है, और कौशल से ही इसका दर्शाना संबंधित है। अब हमारा प्रश्न संख्या 50, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक कानून के सभी पहलुओं को स्पष्ट करे, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करे, कानून के प्रति डर पैदा करे। तो सबसे पहली बात है कि जिन चीज़ों का अनुभव बहुत कम है, और इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शिक्षक का कार्य है वो कानून के सभी पक्षों का, सभी पहलुओं का स्पष्ट रूप से सबको बताएं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अब हमारा प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? पहला, विचार उत्तेजक एवं रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञानवर्धन करना। तीसरा कहता है धीरे सीखने वाले विद्यार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना। चौथा कह रहा है माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करते हुए गृह कार्य की परियोजना देना। तो हमारे विचार उत्तेजक एवं रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना ही हमारा काम है। इससे उनको समझ विकसित हो जाएगी। और पीछे भी बताया था सामाजिक अध्ययन हमें तब तक विद्यार्थियों की सहायता करनी है जब तक वो स्वतंत्र रूप से चिंतन न कर सकें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं। प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा। चौथा है भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे है गणतंत्र चलता था और प्राचीन भारत में गणतंत्र जो है फल फूल रहा था। अब हमारा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित है? पहला है समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं। दूसरा है कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण करना, संकलित आकलन। तीसरा कह रहा अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक तथा संकलित आकलन। तो यहाँ पर जो है इसी में सारे गुण हमें दिखाई दे रहे हैं कि आकलन भी दोनों कह रहा है, रचनात्मक और संकलित, अधिगम गतिविधियां भी कह रहा है, अधिगम उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 54, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को विश्व में होने वाली सभी घटनाओं से परिचित करवाया जाए। दूसरा, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण तथा उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। तीसरा कह रहा है छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। चौथा है विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो हम जो है यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन 2 के साथ यहाँ पर जाएंगे, जो कि क्या कहता है
ऑप्शन 2 क्या कह रहा हम लोगों को, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का, जिनसे वो परिचित है, जो समाज की वास्तविकता है, का आलोचनात्मक अन्वेषण करेंगे ताकि वो उन पर प्रश्न उठाकर पूछ सके और उस समस्या का समाधान कर सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे बच्चों को नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करें, वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनमें जुड़ाव हो। फिर कह रहा है अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हो। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो जाएगा जितने भी क्षेत्र हैं और जो सामाजिक समूह हैं उनसे उनका जुड़ाव हो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 56, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। पहला है राजनीतिक निर्णयों की आलोचना करना, दूसरा है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करना, तीसरा है देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का विवरण, चौथा है राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीकों से याद कर सके। फिर आपका शब्द आ गया याद कर सके, तो क्या याद कर सके के साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग ये करेंगे कि वास्तविकता का विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करेंगे तो आगे सारे काम हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। पहला ऑप्शन है अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग लेकर, दूसरा समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर, तीसरा महिलाओं के मताधिकार की मांग लेकर, चौथा है वृद्धों के सामाजिक सुरक्षा की मांग लेकर। तो समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर यह आंदोलन चला था, और यह आंदोलन 1955 से 1968 के बीच चला था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 58, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? पहला चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, दूसरा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा, तीसरा प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, चौथा है गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। जबकि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है जितने विधायक जीतते हैं और उस पार्टी की जो सबसे बहुमत प्राप्त पार्टी है उसके विधायक मिल करके अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? पहला है लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी है, दूसरा लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं, तीसरा लड़कियां उन तमाम कामों को कर सकती है जो एक लड़का करता है, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। तो यहाँ पर जो एक पुरानी पूर्वाग्रह है, लैंगिक पूर्वाग्रह कि लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती है, यही यहाँ पर विकल्प है जो लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। अब हमारा अंतिम प्रश्न, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, दूसरा है वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी वस्तुओं का पसंदीदा का चयन कर सके, ये नहीं होगा। क्रिकेट के आयोजन का प्रसारण करने ताकि घर बैठे लोग, ये भी नहीं होगा। फिर लिखा है विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करना, ये भी नहीं है। सबसे पहला जो मूल कारण है संचार के माध्यम का वो है देश विदेश में समाचार देने और उन पर होने वाली घटनाओं के बारे में चर्चा करने में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र में संचार के माध्यम का भूमिका निभाते हैं। और आज हमारा ये पेपर जो है आपका 2014 का पूरा हो गया। ठीक है, और आगे भी आप कमेंट करते रहें कि आपको कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर का कमेंट करें, और कम से कम एक कमेंट तो कर ही दें जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है।